शायद यही वो पल था जब नेचर ने मुझे पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका दिया और वो है नहीं पता था कि एमबीबीएस के लिए नीट भी देना पड़ता है। मुझे तो कंपनी वालों ने बताया ही नहीं कि सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना है। मतलब एक टीचर को अलग से बताना पड़ेगा कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है। दिन ऐसा भी था जब मैंने तीनों सब्जेक्ट के मिला के 800 से 900 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तब अचानक से मुझे चक्कर आने लग गए, सिर हल्का सा लगने लगा, धड़कन तेज हो गई, पसीना आने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊंगा। आखिर में मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने भी मुझे रेस्ट करने को ही बोला। लेकिन रेस्ट करना भी मेरे लिए आसान कहाँ था। रेस्ट करता तो नींद छूट जाती। लगभग 4 महीने तक मैं इस प्रॉब्लम से लड़ता रहा और फिर एक दिन 1 जनवरी को मैंने अपने पेन और नोट्स उठा के एक तरफ फेंक दिए और पहली बार खुद से कहा कि बस अब नीट की प्रिपरेशन यहीं पे खत्म होती है। आई क्विट। मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जल्दी सॉल्व कर लिया और मेरे पास फिजिक्स सॉल्व करने के लिए पूरा 1.5 घंटा बचा था। आज मेरे रीनी 2026 के अंदर 655 आउट ऑफ 720 मार्क्स बन रहे हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1145 है। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहूँगा 7th क्लास से। मुझे याद है उन दिनों में मैं बस बी ग्रेड से पास होने की ट्राई करता था और कभी भी उससे ज़्यादा लाने की इच्छा भी नहीं करता था। एक दिन मेरे भाई ने भी मुझसे कहा था, अगर तू ए ग्रेड लाने के बारे में सोचेगा भी नहीं तो ए ग्रेड आएगा कैसे। और मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया था कि मुझे इससे ज़्यादा करने की कोई इच्छा भी नहीं है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिट उसकी कैपेबिलिटी नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। 8th क्लास पास करने के बाद मैंने अपने पड़ोसी गांव के एक सरकारी स्कूल में 9th और 10th कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लिया। वहाँ बाकी सब्जेक्ट के टीचर तो ठीक ठाक थे, लेकिन साइंस के टीचर का होना या ना होना दोनों एक ही बात थी। वो शायद ही कभी क्लास में आया करते थे। इसी दौरान कोरोना वायरस भी फैल चुका था और लॉकडाउन लग चुका था, जिस वजह से ना तो ढंग से क्लासेस हो पाई, ना पढ़ाई और ना ही एग्जाम हो पाए। आज भी मुझे याद है 10th हाफ ईयरली एग्जाम में व्हाट इज ओम्स लॉ जैसा बेसिक क्वेश्चन भी मैं ब्लैंक छोड़ के आ गया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो 10th हाफ ईयरली में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही होगी। फिर 10th बोर्ड से लगभग 1.5-2 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे एक कज़न ने मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करने की सलाह दी। मैं और मेरी बहन हम दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन 10th क्लास में ही थे, तो हमने साथ में ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दिया। हमें उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस टीचर से पढ़ाई करनी चाहिए। हम शुरुआत में खान सर से पढ़ते थे। हमें लगता था कि वो बोर्ड के लिए तैयारी कराते हैं, बट बाद में पता चला कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मेरी बहन पढ़ने में मुझसे थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसलिए मुझे हर टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ता था और बाद में उसे समझाना पड़ता था। शायद यही वो पल था जब नेचर ने मुझे पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका दिया और वो है ऐसे पढ़ो कि किसी और को भी आसानी से समझा सको। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मेरे नीट जर्नी में किसी आदत ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की है, तो वो यही है मेरे पढ़ने का तरीका। इसी तरीके से पढ़ाई करते हुए मैंने अपने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। मेरे ओवरऑल 89% बने, काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन साइंस के रिटन पेपर के अंदर मेरा स्कोर ओनली 52 था, जबकि बाकी सब्जेक्ट के रिटन पेपर में मेरा स्कोर 70+ था। 10th के बाद मैंने अपने गांव से 24 किलोमीटर दूर एक शहर में अपने 11th-12th कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। बेसिकली मैंने साइंस स्ट्रीम के अंदर बायोलॉजी को चूज़ किया था और मैं हिंदी मीडियम से था। 11th और 12th की जर्नी शायद मेरी अभी तक की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्टेबल फेज था। मुझे यह ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। अच्छे टीचर थे, पढ़ाई का भी अच्छा एनवायरनमेंट था। लगभग पूरे साल में अपनी क्लास का टॉपर ही बना रहा था। लेकिन इनमें भी एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी डायरेक्शन। उस वक्त मैंने कभी भी नीट के बारे में सीरियस होकर रिसर्च ही नहीं की। सच कहूँ तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि एमबीबीएस के लिए नीट भी देना पड़ता है। जब भी दिमाग में यह सवाल आता कि आखिर मुझे 12th के बाद में करना क्या है, तो मैं इस सोच को हमेशा टाल देता और खुद से बस इतना ही कहता कि भाई आराम से 12th तो कर ले, बाद में देख लेंगे क्या करना है। इसी तरह बहाना बनाते बनाते और केवल स्कूल की पढ़ाई पर फोकस करते 11th और 12th दोनों निकल गए। 12th बोर्ड में मेरे 91% बने थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, फैमिली भी खुश थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल था कि आखिर अब मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है। और फिर उसी साल यानी 2024 के अंदर मैंने अपना पहला नीट अटेम्प्ट किया। 2024 के अटेम्प्ट की तैयारी के लिए मैंने किसी भी टाइप के क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं करा। हालांकि वो बात अलग है कि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि क्रैश कोर्स होता क्या है। मैंने बस YouTube के एक हिंदी मीडियम चैनल को फॉलो किया। वहाँ नीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर कराए जाते थे, उसी से जितना हो सका उतना पढ़ा और 11th-12th की जर्नी के जो नोट्स थे उनको मैंने एक बार रिवाइज किया। और उस साल मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं दिया जितना देना चाहिए था।
उस प्रिपरेशन का रिजल्ट ये निकला कि नीट 2024 में मेरे 489 मार्क्स बने आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक 2.25 लाख आई। रिजल्ट देखकर मुझे समझ आ गया कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सही डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया और वो था नीट 2025 की तैयारी करने के लिए एक ऑनलाइन हिंदी मीडियम बैच चूज करके। 2025 की प्रिपरेशन के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। बायोलॉजी के टीचर भी अच्छे थे, 11 की फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर भी काफ़ी अच्छे थे और फिजिकल केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक नए टीचर की एंट्री हुई। आज भी जब उन दिनों को याद करता हूँ तो सच में बहुत गुस्सा आता है। उन टीचर के पढ़ाने का तरीका इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था कि लगता था कि उनके खुद का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने उनसे लगभग 2 महीने तक लेक्चर लिए। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC और आइसोमेरिज्म जैसे चैप्टर मैंने उनसे पढ़े, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनमें से एक भी चैप्टर ठीक से समझ नहीं आया। 2 महीने मेरी प्रिपरेशन के सबसे कीमती इंग्लिश की एनसीईआरटी को से उस पैराग्राफ को पढ़ा तो वो विद इन 20 मिनट्स में ही क्लियर हो गया। उस दिन मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि जब मैं ये बात अपने पापा को बता रहा था तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। शायद मैं पहली बार उस दिन अपने पापा के सामने कभी रोया था। इतना सब होने के बाद भी मैंने जैसे तैसे अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कर लिया। हाँ, भले उसके लिए मुझे अपना पूरा रिवीजन सैक्रिफाइस करना पड़ा हो। कई के दिन तो ऐसे गुजर गए जब मैंने पूरे दिन बस 2x की स्पीड पर लेक्चर ही देखे हो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैंने अपना रिवीजन शुरू किया। मैंने बार-बार चीज़ों को रिवाइज किया, बहुत सारे टेस्ट दिए। धीरे-धीरे मेरे टेस्ट का स्कोर भी इम्प्रूव होने लगा। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से टूट चुका था और मैं किसी भी टाइम के पेपर के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था कि टफ पेपर आएगा तो उसे कैसे हैंडल करना है, इजी को कैसे हैंडल करना है, मीडियम को कैसे हैंडल करना है। और फिर आया नीट 2025। पेपर हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट पेपर में से एक था और मैं पैनिक कर गया। आज भी लगता है अगर उस दिन मैं शांत रहा होता तो आराम से 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता था, लेकिन मैं पैनिक कर गया और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी। एट द एंड मेरे मार्क्स बने 508 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक बनी 42,000।
इतना सब होने की वजह से मेरे अंदर एक पर्टिकुलर मीडियम के रिगार्डिंग नफरत सी भर गई थी। लेकिन उसी टाइम मेरी किस्मत ने मुझे एक और तमाचा सा मार दिया। नीट 2025 का ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर खुद हिंदी मीडियम से था। मैंने खुद को समझाया कि देख भाई, कभी भी मीडियम से प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कुछ टीचर और एनसीईआरटी ट्रांसलेशन की ही दिक्कत है, वरना सिलेक्शन कभी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मेहनत पे। खैर, पापा ने तो काउंसलिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि इस बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले साल नीट 2026 के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और एक अच्छी रैंक के साथ में एम्स मेडिकल कॉलेज को अचीव करूंगा। और फिर शुरुआत हुई मेरी एक और यादगार जर्नी की नीट 2026 के लिए। इस बार मैंने एक भी चीज़ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी। इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करने का डिसीजन मैं ले चुका था। एनसीईआरटी सही थी। टीचर को भी सिलेक्ट करने से पहले मैंने उनके पुराने लेक्चर देख रखे थे। पूरा रोड मैप बना लिया था। इस बार मेरे पास सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्लान भी था। शुरुआत के 2.5 महीने शायद मेरी जिंदगी के सबसे इंटेंस स्टडी वाले मंथ थे। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन उन 2.5 महीनों में एक दिन ऐसा भी था जब मैंने तीनों सब्जेक्ट के मिला के 800 से 900 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। फिजिक्स की 2.5 घंटे की क्लासेस, बायो और केमिस्ट्री की 2-2 घंटे की क्लासेस होने के बाद भी मैं लगातार पढ़ता ही रहता था। फिजिक्स की इतनी लंबी क्लासेस के बाद असाइनमेंट, डीपीपी, मॉड्यूल जो भी मिलता वो लगाता था। धीरे धीरे मेरा टेस्ट स्कोर भी इम्प्रूव होने लगा और एक टेस्ट में मेरे 705 भी आए थे आउट ऑफ 720। उस वक्त मुझे पूरा यकीन था कि इस साल मैं नीट के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक लेके आऊंगा, लेकिन शायद जिंदगी ने मेरे लिए एक और टेस्ट तैयार रखा था। एक दिन जब मैं बैच का सबसे टफ टेस्ट दे रहा था, तब अचानक से मुझे चक्कर आने लगे, सिर हल्का सा लगने लगा, धड़कन तेज हो गई, पसीना आने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊंगा। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी टेस्ट को बीच में आधा ही छोड़ दिया। मुझे लगा था ये प्रॉब्लम कुछ घंटों या 1-2 दिनों के बाद में खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने पढ़ाई थोड़ी सी कम कर दी। लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, इनफैक्ट वो हर दिन और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। पहले ये प्रॉब्लम टेस्ट के टाइम होती थी, फिर लेक्चर देखते वक्त होने लगी। एक स्टेज तो ऐसा आ गया था कि जब मैं ऐसा कोई भी काम करता जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़े, वहां पर ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते थे। धीरे धीरे कंडीशन इतनी खराब हो गई कि मैं 10 मिनट तक भी लेक्चर को नहीं देख पाता था। उस वक्त मुझ पे क्या बीत रही थी शायद मैं कभी शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊंगा। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने मुझे रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिर में मैंने एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने भी मुझे रेस्ट करने को ही बोला। लेकिन रेस्ट करना भी मेरे लिए आसान कहाँ था। रेस्ट करता तो नींद छूट जाती। हर दिन मैं खुद से कहता था कि बस 10 मिनट का लेक्चर ले लो, उसके बाद में अपन आराम कर लेंगे। फिजिक्स की 2.5 घंटे की क्लासेस, बायो और केमिस्ट्री की 2-2 घंटे की क्लासेस, उन दिनों मैंने कैसे कंप्लीट किया मैं ही जानता हूँ। लगभग 4 महीने तक मैं इस प्रॉब्लम से लड़ता रहा और फिर एक दिन 1 जनवरी को मैंने अपने पेन और नोट्स उठा के एक तरफ फेंक दिए और पहली बार खुद से कहा कि बस अब नीट की प्रिपरेशन यहीं पे खत्म होती है, आई क्विट। उसी दिन मैंने अपने 2 दोस्तों को फोन किया जो मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्हें अपना ये डिसीजन बताया। 12th के एंडिंग में मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि कहने के लिए भले मेरे पास बहुत सारे दोस्त हो, लेकिन सच्चे दोस्त के नाम पे मेरे पास खाली 3 ही दोस्त हैं, जिनमें से 2 ये थे। अगले ही दिन जनवरी जैसे क्रूशियल मंथ में भी उन दोनों ने अपनी पढ़ाई साइड में रख दी और पूरा एक दिन मेरे साथ बिताया। हम क्रिकेट खेले, थोड़ी देर बैडमिंटन खेले, बातें करी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए इस नीट के लूप से बाहर निकाल दिया। शायद वही ब्रेक मेरी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने कुछ दिन और रेस्ट किया, मेडिसिन का भी असर होने लगा और धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स आना भी कम होने लगे और मैंने दोबारा शुरुआत करी। क्योंकि टाइम कम बचा था तो मैंने बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए 1 शॉट का यूज करा। फिजिक्स के नए लेक्चर देखने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी, इसीलिए मैंने पिछले साल के हिंदी मीडियम के नोट्स निकाले और बचे कुछ चैप्टर वहां से रिवाइज करना शुरू कर दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेस्ट सिलेबस भी कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने पुराने नोट्स का ही सहारा लिया। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होने लगी वैसे वैसे मैं अपना रिवीजन बढ़ाता गया और साथ में टेस्ट देना भी शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि शुरुआत के 2-2.5 महीनों की इंटेंस मेहनत बेकार नहीं गई। फिजिक्स के टुवर्ड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी, अब वो टेस्ट में काम आने लगी। अच्छे क्वेश्चन में मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग गया।
बायोलॉजी में इंग्लिश एनसीईआरटी ने काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। केमिस्ट्री भी अब फाइनली स्ट्रॉन्ग लगने लगी थी। जिस वक्त मैंने क्विट कर दिया था, उसी वक्त के कुछ महीनों बाद मैंने कोटा की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर 100% स्कोर किया, यानी 720 आउट ऑफ 720। कभी कभी मैं आज भी सोचता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया था जब मैंने हार मान ली थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं हर दिन स्ट्रगल करता था, और एक वक्त आया जब वही स्ट्रगल मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। नीट 2026 तक आते आते मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। मुझे बस एक ही चीज़ का डर था कि कहीं मेरी मेंटल प्रॉब्लम वापस ना आ जाए। एग्ज़ाम वाले दिन मैंने हर पॉसिबिलिटी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि एक पेपर टफ आया तो क्या करूँगा, ईजी आया तो क्या करूँगा, मॉडरेट आया तो कैसे अटेम्प्ट करूँगा। और पेपर मॉडरेट था। इस बार ना मैं पैनिक किया और ना ही मेरा कॉन्फिडेंस हिला, और फाइनली मैंने स्कोर किया 698 आउट ऑफ 720 इन नीट 2026। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत रंग ला चुकी है। अब मुझे पूरा यकीन था कि मुझे एक अच्छी रैंक और एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों मिल जाएंगे। मेरा कमिटमेंट पूरा ही होने वाला था कि किस्मत ने फिर से मेरी कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। नीट का पेपर लीक हो गया और री नीट अनाउंस हो गया। 12 तारीख को किसी फंक्शन की वजह से मैं और मेरी फैमिली कहीं और थे। वहाँ मेरे पापा न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पेपर लीक हो गया है, शायद रीनीट हो जाएगा। तब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी, तो मैंने उनकी टेंशन को कम करने के लिए उनको एक बात कही थी कि अगर रीनीट हुआ भी तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी होगा, सभी बच्चों के लिए होगा। और अगर सभी को वापस से नीट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा तो इसे मैं एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानूंगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, सोशल मीडिया पे जाके बिजी हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस एक महीने को सही से यूज कर पाया तो शायद मेरी रैंक और भी ज्यादा बेटर हो पाएगी। फाइव है। हाँ, मैंने पेपर तो पूरा किया था, लेकिन कुछ सी मिस्टेक की वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम हो गया, वरना और भी बेटर स्कोर होता। लेकिन इस बार मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं था, क्योंकि स्कोर के पीछे सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि कई फेलियर, गलत डिसीजन, मेंटल ब्रेकडाउन, दोबारा खुद को खड़ा करना और कभी हार न मानने की जिद छुपी हुई है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सिर्फ 655 मार्क्स याद नहीं आते। मुझे याद आता है वो 7th क्लास में पढ़ने वाला लड़का जो कहता था कि मुझे ए ग्रेड लाने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे याद आता है वो सरकारी स्कूल जहाँ साइंस के टीचर कभी क्लास में ही नहीं आते थे। मुझे याद आता है वो दिन जब मैं ओम्स लॉ का आंसर भी नहीं लिख पाया था।
मुझे याद आते हैं वो गलत टीचर्स, बर्बाद हुए महीने, लैंग्वेज बैरियर और वो दिन जब मैं पापा के सामने रो पड़ा था। मुझे याद आता है वो जनवरी का दिन जब मैंने अपनी पेन और किताबें फेंक दी थी और कहा था आई क्विट। और फिर मुझे याद आता है वही लड़का जो दोबारा खड़ा हुआ, धीरे-धीरे खुद को सँभाला, दोबारा पढ़ाई शुरू की, दोबारा खुद पे भरोसा किया, मेंटल प्रॉब्लम से लड़ा, पेपर लीक देखा, रीनीट दिया और आज यहाँ तक पहुँचा। इस पूरी जर्नी ने मुझे एक बात तो सिखा दी कि इंसान की सक्सेस उसके टैलेंट से कम और उसके कमबैक करने की कैपेसिटी से ज़्यादा डिसाइड होती है। आज मेरा स्कोर 655 आउट ऑफ 720 है। शायद ये परफेक्ट स्कोर नहीं है, लेकिन ये नंबर मेरे लिए ज़रूर परफेक्ट है, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं, मेरी पूरी कहानी छिपी हुई है। अगर आप भी अपनी लाइफ के किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, तो बस एक बात ध्यान रखना, जिंदगी कभी-कभी इसीलिए नहीं तोड़ती कि आप हार जाओ, बल्कि इसीलिए तोड़ती है कि आप जब वापस खड़े हो तो और भी ज्यादा मजबूत बन जाओ। अगर आप मेरी जर्नी का एक सिंगल मैसेज निकालना चाहते हैं, तो वो यही होगा कि कभी भी अपनी करंट सिचुएशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझना, क्योंकि मैं भी एक टाइम वो बच्चा था जो कभी ए ग्रेड लाने की भी नहीं सोचता था और आज मैं अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू करने वाला। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। बस एक लास्ट बात और, लोग मेरा स्कोर देखने के बाद कहते हैं कि मैं एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हूँ। आपने तो मेरी पूरी जर्नी सुनी है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है?